नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे इस चैनल जेआरएफ विद गुलशन में। हम लोग बातचीत विद टॉपर सीरीज में आज एक टॉपर से बात करने आए हैं, उम्मीद भवन। तो हम उस टॉपर के बारे में जानकारी जो है उन्हीं से लेंगे कि वो किस विषय के छात्र हैं, और इस उम्मीद भवन के बारे में भी कुछ बातें जानेंगे कि इन्होंने बताया कि आप यहीं आइए, यहीं आपसे बातचीत होगी। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है अमन जी हमारे इस प्लेटफॉर्म जेआरएफ विद गुलशन में। धन्यवाद, आपने मेरे को यहाँ आमंत्रित किया, मौका दिया इस मंच पे। धन्यवाद। तो अपने बारे में बताने से पहले आप जो है सबसे पहले इस जहाँ आपने हमें बुलाया है उम्मीद भवन, इसके बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। ये जो उम्मीद भवन है, ये एक एनजीओ है हमारा, उम्मीद फाउंडेशन नाम से। तो उम्मीद फाउंडेशन की बिल्डिंग है, उम्मीद सोशल डेवलपमेंट फाउंडेशन है। इसी में हम लोग कई सारे जो बच्चे हैं, अनाथ बच्चे, उनको हम लोग शिक्षण कराना, कई लोग जो रास्ते पे रहते हैं उनके लिए हम लोग फूड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, फ्री में फूड डिस्ट्रीब्यूशन करना, लोगों को, ज़रूरतमंदों को कंबल देना, और ऐसे कई सारे जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं ये करना, ये हमारे जो एनजीओ है उसका वो है। ये जो उम्मीद एनजीओ है इसकी बहुत सारी शाखाएं होंगी। हाँ, उम्मीद की कई सारी शाखाएं। उम्मीद और ICFDR दो एनजीओज हैं हमारे, दोनों का कोलेब्रेशन है। तो उसका एक शाखा यहाँ है, एक शाखा प्रयागराज में है, एक शाखा दिल्ली में है, बेंगलोर में है, और अभी एक नई खुली है बरेली में। ऐसे करके 4-5 शाखाएं हैं। और इस उम्मीद फाउंडेशन में मतलब अगर धर्म के बारे में बात की जाए तो ये किस पंथ को मानने वाले लोग हैं? ये उम्मीद में तो कोई भी आ सकता है। हम स्पेसिफिकली, मैं जो हूँ, मैं हिंदू धर्म का फॉलोअर हूँ, और साथ में हिंदू धर्म में वैष्णव संप्रदाय, उसमें भी वैष्णव संप्रदाय में गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से मैं बिलोंग करता हूँ और उस मत को मानने वाला हूँ। और हमारे कई साथी हैं तो वो इसी पंथ से, उसमें भी आप देखेंगे जो इस्कॉन, जो आप प्रचलित संस्था है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मित्र संघ, वो जो गौड़ीय वैष्णविज्म का एक गौड़ीय वैष्णविज्म की एक संस्था है, तो उससे हम जुड़े हुए हैं। और यहाँ रहने वाले सभी लोग इसी संस्था से और इसी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। हाँ, जो ये बिल्डिंग जो है, इसका जो एक पार्ट है ये उम्मीद भवन का है, बाकी के जो ऊपर वाले फ्लोर्स हैं वो इस्कॉन के। तो हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ परिचय दीजिए कि आपका पर्सनल एजुकेशन कहाँ से रहा है, ग्रेजुएशन आपने कहाँ से किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से कर रहे हैं? मेरा नाम अमन अग्रवाल जैसे बताया, और मैं बहराइच ज़िले का रहने वाला हूँ, यूपी के। मेरा जो प्रारंभिक जो इंटरमीडिएट तक का शिक्षण हुआ वो नानपारा से ही, हमारा जो गृह क्षेत्र है वहीं से हुआ, और ग्रेजुएशन के लिए मैं फिर यहाँ बनारस आया और BHU में एडमिशन लिया। इतिहास विभाग से मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, हिस्ट्री ऑनर्स के साथ। उसके बाद क्योंकि मेरा धर्म में और खासकर ऐसे धार्मिक जो दर्शन है, धर्म दर्शन, उसमें विशेष रुचि था। तो इस धर्म दर्शन में विशेष रुचि के कारण मैंने थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहा, और मुझको हिंदू अध्ययन जैसा विषय मिला पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, जो मेरी जो दैनिक क्रियाकलाप था उससे बहुत मेल खाता था। तो फिर मैंने उससे ही अपने करियर को आगे परस्यू करने के लिए चुना। हिंदू अध्ययन की बात करें, हिंदू स्टडीज, तो अगर मेरा व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो ये जो सब्जेक्ट है मेरे लिए बिल्कुल नया है, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो भी शायद पहली बार इस सब्जेक्ट के बारे में सुन रहे होंगे। तो कुछ ऐसा इसके बारे में बताइए जिससे कि मुझे जो है कुछ मोटा ये पता चल सके कि इस सब्जेक्ट में किस चीज़ की पढ़ाई होती है, और इसमें अगर करियर बनाना है तो क्या बन सकता है। देखिए, ये आप ही के लिए या हमारे दर्शकों के लिए ही केवल नया नहीं है, पूरे भारत के लिए नया विषय है, क्योंकि 2 वर्ष पूर्व ही, हमारे बैच से एक बैच पूर्व ही इसको पूरे भारत में BHU द्वारा ही लॉन्च किया गया। सबसे पहली बार BHU ने ही इसको इंट्रोडक्ट किया पूरे भारत में। अन्य देशों में, भारत के अलावा अन्य देशों में इसका अध्ययन होता था,
अन्य देशों में इसकी फैकल्टीज़ हैं, सब है, लेकिन भारत में ये प्रथम बार खुला और फिर अगले साल ही इसको यूजीसी द्वारा स्वीकृत किया गया और उसके बाद आज भारत में कई सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इस डिपार्टमेंट मतलब इस अध्ययन को, इस विषय को अपना रही हैं और इस कोर्स को अपना रही हैं। इसका कोर्स भी बीएचयू द्वारा डिज़ाइन हुआ। तो इसका मकसद क्या था? हिंदू धर्म से रिलेटेड कई चीज़ें बीएचयू में पहले से ही थी, जैसे धर्म, पूरा एक संस्थान था धर्म SPDV। एसवीडीवी, संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान, और फिलॉसफी भी था और भी सारी कई सारे दर्शन के कई सारे मतलब हमारे यहाँ संस्थान थे और संभाग थे। लेकिन इसका उसका जो मकसद था, जो हिंदू धर्म के बारे में जानना, वो पूर्ण नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि कोई एक ऐसा कोर्स नहीं था जिसमें हम पढ़ के हिंदू धर्म के बारे में, हिंदू धर्म की पूरी मोटा मोटा मतलब सब कुछ जान जाए कि हिंदू धर्म का तत्व मीमांसा क्या है, ज्ञान मीमांसा क्या है, उसके क्या दर्शन रहे हैं, क्या क्या दर्शन मानता है, कैसे वो ईश्वर की सिद्धि करता है, और भी हिंदू धर्म से रिलेटेड सारे प्रश्नों के उत्तर जो है शुरुआत से लेके अंत तक के, उसमें कौन कौन से शास्त्रों का अध्ययन होता है, उस शास्त्र की क्या क्या विशेषताएं, ये सबका मोटा मोटी जो मिला जुला के हिंदू धर्म को अगर एक व्यक्ति मान लिया जाए तो वो व्यक्ति को जानने का ये पूरा कोर्स है हिंदू अध्ययन। और इसमें जब आप करियर की बात करते हैं तो क्योंकि आप जैसे जानते हैं कि इसमें अभी ये नया कोर्स ही स्टार्ट हुआ है, तो इसमें करियर की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप अभी आप जेआरएफ करके पीएचडी के लिए तो बहुत बड़ा क्षेत्र है हिंदू अध्ययन, यहाँ पीएचडी की भरपूर संभावना है और साथ ही साथ इसमें जो प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो जॉब रहेंगी वो भी भरपूर रहेंगी, क्योंकि अभी तक भारत में कोई इसके लिए कोर्स ही नहीं था तो इसके प्रोफेसर ही नहीं थे। और क्योंकि हर एक विश्वविद्यालय इस कोर्स को अपना रहा है, तो उसको कोर्स को अपनाने के साथ ही उनको प्रोफेसर्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो उन प्रोफेसर को कौन प्रोवाइड करेगा? जो इनको जो पढ़ेंगे, जो इनसे जेआरएफ होंगे, वही यहाँ प्रोफेसर बनेंगे। तो ये प्रोफेसर बनने की भी संभावना है। साथ में अगर आप जैसे किसी ऐसे, अगर आप हिंदू धर्म को जीवन में ही अपना रहे हैं, जैसे मैं अपना जीवन में पालन कर रहा हूँ हिंदू धर्म का, हिंदू धर्म के जो लाइक एक विशेष संप्रदाय से जुड़ के अगर हम इसको पूर्ण रूप से हम पालन कर रहे हैं, तो उसमें भी आप आगे जा सकते हैं। वहाँ आप लोगों को हिंदू धर्म के बारे में जानकारी देने के लिए आप यूट्यूब इन्फ्लुएंसर बड़े यहाँ से बन सकते हैं। आप बड़े बड़े मंचों पे अपने धर्म के, क्योंकि आप एक रिसर्च स्कॉलर रहेंगे, तो आप अपने धर्म के बारे में एक वो हो सकते हैं, एक कह सकते हैं प्रवक्ता, अपने धर्म के एक प्रवक्ता हो सकते हैं, प्रतिनिधि के रूप में आप जा सकते हैं। वो बोनाफाइड प्रतिनिधि होंगे क्योंकि आपके पास ये डिग्री रहेगी। और अगर बात करें कि आपने बोला कि अभी ये कोर्स नया लॉन्च हुआ है, तो प्रोफेसर्स अभी नहीं हैं, तो आप लोगों को कौन पढ़ाता है? हाँ, तो हमको लोग को अभी एलाइड प्रोफेसर्स और जो रिसर्च स्कॉलर्स, जो विजिटिंग फेलोज हैं, अलग अलग जगह से बुलाए गए हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग प्रोफेसर्स को बुलाया जाता है पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। जैसे हम उदाहरण के तौर पे बताएं तो अगर हमको वेदों के बारे में बताना है तो संस्कृत विभाग से जो वेद की प्रोफेसर हैं वो आती हैं या आते हैं। और जो दर्शन का है तो दर्शन के कुछ जो छठ दर्शन में से कुछ हमको बताना है, पढ़ाना है, तो वो दर्शन विभाग से प्रोफेसर्स आते हैं। अलग अलग विभाग से अभी प्रोफेसर आके हमको पढ़ाते हैं, अलग अलग विभाग से प्रोफेसर बुलाए जाते हैं और वो पढ़ाते हैं। और इसी के साथ अगर बात करें कि कोई अगर इस कोर्स में इनरोल होना चाहता है, हम्म। तो उसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए? क्या उसका ऐसा कोई है कि बस हिंदू धर्म के लोग ही इस कोर्स को कर सकते हैं? नहीं, किसी भी धर्म के लोग इस कोर्स को कर सकते हैं। एमए जो है कोई भी कर सकता है, किसी भी फील्ड से, बीए बीटेक, मतलब उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ग्रेजुएशन वो किसी भी फील्ड से अगर उसने किया है तो वो इस कोर्स को करने के लिए एलिजिबल है। 50% जो मार्क्स, जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है, उसको अगर वो पूर्ण कर रहा है और साथ में इसका एंट्रेंस होता है, एंट्रेंस क्लियर कर रहा है, तो वो एमए कर सकता है। एंट्रेंस भी सीयूईटी के द्वारा होता सीयूईटी के द्वारा होता है। ओके। तो इन्होंने बहुत ही बताया, अच्छा बताया हिंदू स्टडीज़ के बारे में। और अगर बात करें कि जेआरएफ की, तो इन्होंने बताया कि अभी नया कोर्स लॉन्च हुआ है। तो अभी जो है इस कोर्स के बारे में अगर आप लोग देखें, कट ऑफ लिस्ट जो आई है, उसमें लगभग बस 6 लोग जो है पूरे ऑल इंडिया से जेआरएफ हुए हैं, जिनमें इनकी कैटेगरी जो है ईडब्ल्यूएस थी। तो इनके कैटेगरी में केवल 2 लोग जेआरएफ हुए हैं और अभी मतलब ऑल इंडिया में केवल 6 लोग जेआरएफ हैं। तो पीएचडी के लिए इसमें स्कोप, जैसा इन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा है।
तो अब जानते हैं कि इस हिंदू स्टडीज में जो है फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का क्या रोल होता है। तो ये जानेंगे हम अमन जी से। अमन, बताइए आपकी इसके लिए जो है सिलेबस जो है हुँ, क्या अलग जो अदर एग्जाम होते हैं अदर सब्जेक्ट के जो कोर्स हैं हुँ। उनके जैसा ही होता है? हाँ, ये इसका सिलेबस जो है बहुत विस्तृत सिलेबस है। आप इतिहास के जो है क्योंकि इसमें अभी आप देखेंगे कि बहुत नया कोर्स है, यूजीसी के भी द्वारा नया लाया गया है। तो उसमें आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख के आप अनुमान नहीं लगा सकते कि कैसा क्वेश्चन पेपर होगा क्योंकि 2-3 साल का पेपर आपके पास होगा, उससे आपको बहुत अंदाज़ा नहीं लगता है। लेकिन क्योंकि मैंने 3 अटेम्प्ट दे चुका हूँ, मेरा पहला अटेम्प्ट था जिसमें मैं कुछ 4-5 नंबर से रह गया, दूसरे अटेम्प्ट में मेरा नेट हुआ और तीसरे में जेआरएफ हुआ। तो 3 एग्ज़ाम को लगातार देने के बाद मेरा ये अनुभव रहा है कि अगर आपके पास कुछ जो है बेसिक्स जानकारी जैसे रामायण जैसे हमारे सत्यपाल सर थे, उन्होंने इतिहास में जब हमको पढ़ाते थे, तो उस समय उन्होंने हमको पीजी के लिए तैयारी कराया था, पीजी के लिए आप हमारे साथ थे, तो याद रहे होगा। तो वो बताते थे कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को। तो वहाँ से मेरे को बहुत हेल्प मिला। मैं सत्यपाल सर का बहुत-बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे को उस समय जो हेल्प किया, उसकी वजह से मैं आज कई सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाने में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने पाने में मेरी हेल्प हो जाती है। तो यहाँ जो फर्स्ट पेपर रहता है वो अन्य पेपरों की तरह समान ही रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। जो रिसर्च मेथोडोलॉजी और जो रीजनिंग सामान्य एप्टीट्यूड हाँ, वगैरह। वो रीजनिंग वाला सब वो समान रहता है। जब दूसरे पेपर में हिंदू धर्म की बात ही आती है, हिंदू अध्ययन के, तो हिंदू अध्ययन का जो सिलेबस सामान्य तौर पे हमारे जो बीएचयू में पढ़ाया जाता है, उसी सिलेबस वही सिलेबस यूजीसी भी फॉलो करता है लगभग-लगभग। तो अगर आप बीएचयू में पढ़ रहे हैं तो उसी सिलेबस से आप अपना यूजीसी नेट क्लियर कर सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से जो अधिकतर प्रश्न होते हैं, तो रामायण, महाभारत और भगवद गीता, अगर आपकी इन तीनों पर अच्छी पकड़ है, इन तीनों ग्रंथों पे, तब आपके चांसेस बहुत अधिक हो जाते हैं। तो ये जो 3 है रामायण, महाभारत और भगवद गीता, सामान्य तौर पे कुछ प्रश्न होते हैं जो सबको आते हैं। तो अगर वो सारे प्रश्न अगर आप अच्छे से हल नहीं कर पाते, वो उसको आप गलत कर जाते हैं, तो आपके चांसेस उतने कम होते चले जाते हैं। आपको रामायण, महाभारत और खासकर भगवद गीता से भी इस बार भगवद गीता से 8 से 10 प्रश्न आए और रामायण से करीब 10-15 प्रश्न आए और 10-15 प्रश्न ही महाभारत से आए। और अन्य पुराणों से मिला के पुराणों और वेदों को मिला के करीब 20 से 25 प्रश्न हैं। इन सब मिला के अगर आपको इन सब चीज़ों का बेसिक अध्ययन है, जैसे इतिहास में जब हम लोग पढ़ते थे, तो जो वैदिक काल का पीरियड होता था, तो उसमें कई चीज़ें हमको प्राप्त हो जाती थी, जैसे जो संहिता है, उनसे रिलेटेड ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद है, वो हमने इतिहास में से स्नातक करते समय ही पढ़ लिया था, तो उसका बहुत सारा हेल्प मिल जाता है मेरे को। तो अगर आपका इन तीनों चीज़ों पे अच्छी पकड़ है और उसके बाद आपने सिलेबस को एक बार अपने नज़र से निकाल लिया, जो सिलेबस अपने भारत अध्ययन केंद्र में जो बीएचयू में चलता है, उसको आपने अच्छे से निकाल लिया है, तो आपके लिए नेट आसान हो जाता है और थोड़ी मेहनत करने पे जेआरएफ भी आसान हो जाता है। अगर बात करें कि आपने बताया कि रामायण महाभारत और गीता से प्रश्न आते हैं, हुँ, तो अगर कोई एक प्रश्न आप हमसे पूछें हुँ, जो लगभग सभी लोगों को पता हो हुँ, और जो इस एग्जाम में पूछा गया हो, हुँ। तो वो किस टाइप का प्रश्न हो सकता है? अगर मैं पूछूँ आपसे तो कोई प्रश्न अगर मेरे को ध्यान में आएगा तो जैसे भगवद गीता से हम पूछूँ कि कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि हाँ, भगवद गीता में एक श्लोक आता है, तो उस श्लोक से इसमें प्रश्न पूछा गया है कि अ, अमित्रस्य कुतः सुखम, ठीक है? तो ये किसने कहा है? अशांतस्य कुतः सुखम, अशांतस्य कुतः सुखम किसने कहा है और कहाँ कहा है? कौन से पर्व में कहा है, नहीं, ऐसा? नहीं, कहाँ मतलब कौन से ग्रंथ में कहा है और किसने कहा है? अच्छा, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, अशांतस्य अच्छा, कुतः सुखम। और जैसे कि हिस्ट्री में कई बार रामायण महाभारत से प्रश्न आता है कि भगवत गीता जो है महाभारत के किस पर्व का भाग है, हुँ। तो इस टाइप के प्रश्न इस इसमें सब पूछे जा इसमें भी सकते हैं? आते हैं। एक और प्रश्न को मैं उदाहरण के तौर पे लूँ तो भगवद गीता के जो 18 अध्याय हैं, उनके शंकराचार्य द्वारा जो दिए गए 18 नाम हैं, तो 18 अध्याय में से 4 ठो अध्याय दिए जाएँगे और कहा जाएगा इनको क्रम से लगाइए। अच्छा। महाभारत के जो 18 पर्व हैं, उनका नाम दिया जाएगा, 4 का 5 का नाम दिया जाएगा और कहा जाएगा इनको क्रम से लगाइए।
ऐसे प्रश्न भी आते हैं। कुछ कुछ चीज़ें जो हमें समझ में आ रही हैं आपको भी आ रही होंगी। और अगर बात करें स्पेशली इस कोर्स के बारे में बीएचयू में, तो इस कोर्स के बच्चों को हॉस्टल अलॉट होता है? हाँ, 8 सीटें अभी तक तो हैं, 8 सीटें और हॉस्टल की। आपके क्लास में लगभग कितने बच्चे इनरोल होंगे? 35 हमारे क्लास में हैं और सीटें टोटल 40 हैं। 40 सीटें और 35 लोग हैं। हाँ, मतलब एक्चुअली क्या होता है कि कुछ लोग ज्वाइन करते हैं, 40 सीट तो फुल होती है, कुछ बच्चे 1 साल के बाद वो छोड़ देते हैं, उनको कहीं और जाना होता है तो। कौन सा हॉस्टल मिलता है आप लोग? अभी तक तो लाल बहादुर शास्त्री ही मिल रहा था। एलबीएस। और अगर बात करें कि आपके पर्टिकुलर इस तैयारी में फर्स्ट पेपर का क्या योगदान था, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट पेपर जो है आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। कम से कम आपको 25 जो प्रश्न हैं, मतलब वो सॉल्व करने होंगे, 50 अंक आपको सुरक्षित करने होंगे मिनिमम, क्योंकि क्योंकि कंपटीशन अच्छा खासा है और सीटें बहुत लिमिटेड हैं। मतलब आपको अपनी कैटेगरी में एक ही सीट है और वही सीट आपको चाहिए। ऐसा नहीं है आपकी कैटेगरी में 4-5 सीट, आपकी कैटेगरी में एक ही जीआरएफ की सीट है और वही आपको चाहिए। तो आपको जो फर्स्ट पेपर है वो दिलाने में मदद करता है। क्योंकि मैंने इस बार नोटिस किया, मेरा सिलेक्शन जो हुआ वो सेकंड पेपर की वजह से हुआ, क्योंकि मेरे सेकंड पेपर पे ज़्यादा पकड़ थी, अच्छी पकड़ थी। फर्स्ट पेपर में मेरे 25 ही प्रश्न सही थे, तो 25 प्रश्न के हिसाब से 50 अंक हुआ। लेकिन अन्य जो लोग थे, जो अन्य जेआरएफ जो हमारे साथी हुए, उनका भी 206, हमारा दोनों का जो ओबीसी से जो जिनका ओबीसी कैटेगरी में जिनका सिलेक्शन हुआ और हमारे कैटेगरी में हमारा 2, तो जो तीन तीन जो जेआरएफ होल्डर्स थे, तीनों का अंक सेम ही था, 206 206 206। लेकिन उन दोनों ने जो सफलता पाई वो प्रथम पेपर में प्रश्न को ज़्यादा हल करके पाई। तो मैं ये कहूँगा कि सिलेक्शन में बहुत बड़ी भूमिका फर्स्ट पेपर की रहती है। अगर आपने फर्स्ट पेपर को अच्छे से तैयार किया है नहीं किया है तो ये बहुत चांसेस है कि आपका जेआरएफ रुक सकता है। और इसके लिए आपने कौन कौन से मटेरियल को यूज किया था? मैंने सत्य कहें तो हमने प्रीवियस ईयर पेपर को ही सॉल्व कर पाए थे। मैंने सेकंड पेपर पे अपना ज़्यादा फोकस रखा था, तो मैंने ज़्यादा कुछ मटेरियल बाहर से नहीं दिया। हमने फर्स्ट पेपर को अपने प्रीवियस ईयर पेपर से ही सॉल्व किया था। और अगर बात करें सेकंड पेपर के लिए, बहुत सारे लोग हमें अब मैसेज करेंगे कि कोर्स तो ठीक है, लेकिन इसके लिए अगर कोई नया बंदा तैयारी करना चाहता है तो कौन कौन सी बुक लिस्ट को फॉलो कर सकता है? तो क्या ऐसी ऐसी कोई इसकी गाइड बुक आती है जिसमें सारी चीज़ें एक जगह निचोड़ दिया हो? अभी तक ये दुर्भाग्य की बात है कि कोई ऐसी कोई पुस्तक उपस्थित तो है नहीं। हम लोग कुछ हमारे ही साथी मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि कुछ ऐसा नोट्स प्रिपेयर किया जाए, नोट्स मटेरियल प्रिपेयर किया जाए जो आने वाले जो छात्र हैं उनको मदद कर सके। मैं रिक्वेस्ट करूँगा, थोड़ा सा हास्यास्पद बात होगी, लेकिन जो रामानंद सागर की जो रामायण जो सीरियल था, कृष्णा सीरियल था, और ये बी आर चोपड़ा का जो महाभारत सीरियल था, इसको अगर कोई अच्छे से केवल इंटरटेनमेंट के लिए नहीं देखेगा, एजुकेशन के लिए देखेगा, तो बहुत हद तक ये सारे प्रश्नों को वो सॉल्व कर लेगा। क्योंकि मैं बचपन से इस सबको देखता आया हूँ, मैं बचपन से ही इस चीज़ों में मेरा रुझान रहा है, तो ये मेरे लिए प्लस पॉइंट रहा कि रामायण महाभारत का बहुत सारा ज्ञान मेरे को उसी सब चीज़ से, उन सीरियलों से मिला। आप अगर उन एक एक पॉइंट को अगर आप रिमेंबर करोगे, उसमें जैसे कई सारे ऋषियों से भगवान राम जब वनवास से आते हैं तो कई सारे ऋषियों से मिलते हैं क्रम से। तो पहले वो सारभंग ऋषि से मिलेंगे, फिर अगस्त्य से मिलेंगे, उससे पहले वो अत्रि से मिले हुए होंगे। तो इन सब के क्रम पूछता है, वो ऋषियों के नाम देता है, पूछता है भगवान राम जब वनवास गए तो किन किन ऋषियों से मिले, क्रम से बताइए। तो अगर आपने ये सब देखा है रामायण सीरियल, तो आपको, क्योंकि आप देखेंगे अगर आप कुछ चीज़ पढ़ते हो तो उसकी तुलना में अगर आप कोई वीडियो देख के वो चीज़ याद करने का प्रयास करते हो तो वीडियो आपको ज़्यादा इफेक्ट करता है देन बुक के। तो आप वो सीरियल मैं रिकमेंड करूँगा कि रामायण और महाभारत को व्यक्ति अगर एक बार देख लेगा तो उसके बहुत सारे प्रश्न वैसे भी हल होंगे। और इसके अलावा जो इस सब्जेक्ट की चीज़ें जो हैं सिलेबस में है और उनका जो विजुअल नहीं है, तो उनके लिए वो ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा। हाँ, आपको कम से कम अगर आप
पूरा ग्रंथ रामायण महाभारत नहीं पढ़ सकते हैं और गीता नहीं पढ़ सकते हैं, तो उसका क्या होता है, जब आप गीता प्रेस की मेरे पास रामायण रखी है, कभी दिखाएंगे, तो रामायण उसमें क्या है कि विषय सूची जो है, तो विषय सूची ही कम से कम आपके पास होनी चाहिए। रामायण जो गीता प्रेस की, उसमें विषय सूची में बहुत अच्छे से एक एक प्रसंग को आप मिल जाएगा। तो रामायण की विषय सूची, महाभारत की विषय सूची और भगवत गीता की विषय सूची आपके पास अगर है, तो उससे कई हद तक आपके बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी आपको। क्योंकि वहाँ जो है एक एक जो इंटेंशन होता है कि जैसे राम भरत मिले, फिर उसके बाद क्या क्या वार्तालाप हुई, वो चीज़ उसको एक समरी फॉर्म में विषय सूची में वो देते हैं। तो ये मैं कहूँगा कि ये जो इस विषय के प्रिपरेशन कर रहे हैं, कम से कम एक बार वो रामायण महाभारत और भगवत गीता की विषय सूची तो कम से कम अपने नज़र से निकाल लें ही। बहुत ही अच्छा इन्होंने बताया। इनके हिसाब से इन्होंने फर्स्ट पेपर के लिए कोई खास तैयारी नहीं की थी। इनका पकड़ जो है सेकंड पेपर पे बहुत ही अच्छा था। तो अगर आप लोग भी इस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि दोनों पेपर्स पे बराबर ध्यान दिया जाए। अगर नहीं हो पा रहा है फर्स्ट पेपर, तो सेकंड पेपर को इतना मजबूत करिए कि लगभग दोनों का मिला के जितने लोगों का स्कोर आ रहा है, आपका स्कोर उतना आना चाहिए। जैसा कि इन्होंने बताया कि इनका स्कोर जो है लगभग 206 था, यानी कि 103 क्वेश्चन आपको सही करने होंगे। और ये 103 क्वेश्चन जो है लगभग, अगर सारे सब्जेक्ट के बारे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं मैक्सिमम सब्जेक्ट जो हैं उनसे उनमें जो है बहुत हाई कट ऑफ मानी जा सकती है। ऐसा हो सकता है। हाँ, मतलब 206 सब्जेक्ट, मतलब किस प्रश्न, एक बार फिर से। 206 मार्क्स आपके हैं तो 103 क्वेश्चन सही हुए होंगे। हाँ हाँ हाँ। और लगभग कट ऑफ जो है और बाकी सब्जेक्ट की तुलना में 90 प्लस 95 के आसपास सब सब्जेक्ट की रहती है। हाँ, अगर सही कह रहे हैं, बहुत अधिक हम्म, इसमें आपका पिछले बार के जो कट ऑफ थी, वो और ज़्यादा आगे गई थी। 230 थी पिछली बार की कट ऑफ। पिछली बार की कट ऑफ अगर आप देखेंगे तो 230 कट ऑफ थी, तो इसकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है। क्योंकि 30-40 लोग जो हमारे क्लास में पढ़ रहे हैं, एक जो 30 साल सारे बच्चे, 2-4 यूनिवर्सिटी के और बच्चे मिलके ही एग्जाम, तो वो केवल इसी विषय के लोग एग्जाम देते हैं, खासी जानकारी रख रहा है। तो कंपटीशन बहुत अच्छा खासा होता है, आसान नहीं है इस पेपर को, मतलब कंपटीशन बहुत अच्छा खासा होता है। एक मैं चेतावनी या कहिए सावधानी मैं यहाँ के जो हमारे जो दर्शक हैं उनको दूंगा। इस बार एनटीए द्वारा जो हमारे ही पेपर का, अन्य पेपर का तो नहीं देखा, आंसर शीट जो थी उसमें जो आंसर की, जो फाइनल आंसर की भी आई, उसमें भी 10, हमने जो चेक किया उसमें से 8 से 10 प्रश्न ऐसे थे जिनके उत्तर गलत थे, क्योंकि उन पे किसी ने क्लेम नहीं किया, हमने भी क्लेम नहीं किया। क्यों? क्योंकि 8 प्रश्नों को क्लेम करने का अर्थ है, क्योंकि 200 रुपये प्रश्न, 1600 1600 रुपया होना था, तो उतना लक्ष्मी हम लोग अरेंज नहीं कर सके, तो हम लोग ने पूरा उसको छोड़ ही दिया कि नहीं करना, जो होगा देखा जाएगा। और इत्तेफाक से इस पे किसी ने क्लेम नहीं किया, और 8 से 10 प्रश्न जो हुए फाइनल आंसर की में भी वो गलत हैं। तो ये हम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे भी हम कहेंगे कि अगर आप लोग ऐसा ग्रुप बना के जो जो एग्ज़ाम दिए हैं वो क्लेम भी करें, और एक एक क्वेश्चन सभी लोग क्लेम हाँ कर, एक एक क्वेश्चन करके क्लेम कर हाँ, देना चाहिए। क्लेम करना चाहिए, एक एक क्वेश्चन क्लेम करना चाहिए, और हमको एनटीए की आंसर की पे रिलाई नहीं करना चाहिए, उसको अन्य जो हमारे जो गूगल सोर्स हैं, गूगल पे जो उपलब्ध सोर्स हैं या बुक में, पुस्तकों में उपलब्ध सोर्स हैं, उनसे मिला के देखना चाहिए। और अगर बात करें कि करियर के इतर, हम्म। करियर भी इसमें अच्छा है। जी। इसके अलावा अगर घर वालों के रिएक्शन के बारे में बात करें हम्म। तो वो कैसा था? मतलब कि पहला तो दबाव ये होता है समाज का, सोसाइटी का, कि तुम्हें जो है आर्ट्स नहीं पढ़ना है, हम्म। साइंस में जाना है। हाँ और ऊपर से आर्ट्स के अलावा अपने इतर धर्म की पढ़ाई जो हाँ। करनी चाहिए। तो हम्म। मुझे लगता है कि घर वालों का भी प्रेशर थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ रहा होगा। रहा है, ऐसा नहीं है कि घर वालों को, भाई सामान्य रूप से घर वालों को सबसे पहली चिंता होती है कि जो हमारा बच्चा है उसका भविष्य क्या होगा, क्योंकि ऐसी पढ़ाइयों में भविष्य बहुत खतरनाक, आर्ट्स में आप समझते ही हैं कि भविष्य क्या ही है। हम लोग को नौकरी के लिए तो कुछ ऐसा आपकी कोई कंपनी आती नहीं हम लोग के पास, हम लोग के पास एक ही ऑप्शन रहता है, सरकारी नौकरी। और हम लोग के यहाँ भी जो हमारे भी डिपार्टमेंट में हो, मोस्टली सरकारी नौकरी के लिए ही
प्रिपरेशन कर रहे होते हैं या प्रिपरेशन करने वाले होते हैं। कुछ जो हमने बताया ना कि कम हो गई जनसंख्या, वो इसीलिए कम हुई क्योंकि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, कहीं टीचर या कहीं कोई जॉब लगी, आईएएस पीसीएस जो बना वो वहाँ से निकल गया, तो इस वजह से वो कम हो जाती है। तो सरकारी नौकरी एक घर वालों को यही चाह रहे थे कि बच्चा जो है उसके पास सेफ फ्यूचर है। थोड़ा दबाव था, लेकिन क्योंकि मेरा इंटरेस्ट इस विषय में इतना अधिक था कि घर वाले भी समझते थे मेरे इंटरेस्ट को, उनको पता था कि जो हम गुरु प्रदत्त मेरे को ज्ञान है, वो गुरु प्रदत्त ज्ञान पे भी उनको मेरे भरोसा था कि इसको अच्छा खासा इस धर्म के बारे में ज्ञान है, नॉलेज है। तो इस वजह से उन्होंने थोड़ा सा छूट दिया कि ठीक है कुछ वर्ष आप प्रयास करें, मैंने बताया। और फिर जैसे ही मेरा पिछले बार में मेरा नेट क्लियर हुआ और इस बार जैसे जेआरएफ क्लियर हुआ, तो घर वालों को बहुत हद तक संतुष्टि मिली कि जो फ्यूचर अच्छा है कर रहा है। कि अच्छा कर रहे हैं हम। और भगवान चाहेगा तो जल्द ही पीएचडी में भी इनरोल होंगे, क्योंकि सीट्स का वही है कि बहुत कम है। समस्या नहीं है। तो हमारे पूरी टीम की तरफ से आपको एक बार फिर से जेआरएफ होने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने हमें इतना कीमती समय दिया, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो को देखिए और अंत तक जो है देखने के लिए आप सभी लोगों का भी धन्यवाद। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो धर्म में जो है ज़्यादा रुचि रखता है, तो उसे जो है इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्यों उसे बताना ज़रूरी है, क्योंकि तुम अब इस फील्ड में भी करियर जो है बना सकते हो। और उसे जो है इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाना चाहिए सभी लोगों का। और अगर हम लोग पढ़ाई के साथ साथ अपने धर्म की बातें भी करते हैं, तो ये हमारे लिए भी बहुत ही बेहतर सामाजिक दृष्टिकोण से भी बहुत बेहतर बात है। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपर के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद।